आत्मनिर्भरता वाली खेती की बात करना, यही इनोवेशन है। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, सुबह एक वो बहुत हम बात कर रहे थे पर्यटन की, मुझे लगता है कि मैं उस विषय में मेरी एक चिंतन है मेरा। हमारे देश में तो पर्यटन शब्द बहुत बाद में आया। हमारे देश में तो देशाटन शब्द होता था। आप जिसको कह रहे हैं होम स्टे, वो देशाटन, तीर्थाटन और पर्यटन। देशाटन देश जैसा है उसको वैसा देखना, देश एक मुक्त विश्वविद्यालय है उस देश से सीखना, वो देशाटन है। तीर्थाटन तीर्थ यात्रा जाके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सीखना, और पर्यटन है अपने समूचे भोग विलास को साथ लेके ढोके घूमना। और पर्यटन ही विनाशकारी है। हम ये सचिदानंद भारती जी बैठे हैं, हम वो वरुणावत पहाड़ पूरा लैंडस्लाइड हुई थी, हम उसकी स्टडी करने गए थे, होटल बनाए ना। तो वो जो पर्यटन है, ये पर्यटन मंत्रालय ही बंद होना चाहिए। आप तीर्थाटन तो देशाटन के नहीं, तीर्थाटन देशाटन के, ये पूरा फिलॉसफी अलग है, पूरी फिलॉसफी अलग है। उस पर लंबा बोला जा सकता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे चट्टियों की परंपरा थी, लोग जाके चट्टी में रहते थे और छोटा मोटा बिस्तर लेके जाते थे। आज आप पूरा अपना बेडरूम, पूरा लग्जरी, पूरा कंफर्ट, वो आप तीर्थ यात्रा में वैष्णो देवी भी लेके जाते हो, ये बद्री केदार भी वही लेके जाते हो। तो उसमें को ना अध्यात्म है और ना ही उसमें कुछ शिक्षण है। खैर मित्रों, ऐसा है, मैं पंजाब में काम करता हूँ, तो कुछ जो मेरे हिमालयन दृष्टि से मेरा अनुभव नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही हिमालय घूमा है। एक तो मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर वाले विषय में सुबह एक बात आ रही थी कि एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी कम है। 2 स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडीज़ जो हुई है वो काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर्स की हुई है, हैदराबाद स्थित, जिन्होंने ZBNF आंध्र प्रदेश में जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसकी स्टडी की। और उसकी स्टडी में उन्होंने पाया 7 फसलों को उन्होंने एनालिसिस किया। 7 के 7 फसलों में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, फार्मर की नेट इनकम ज़्यादा है, ग्रॉस इनकम ज़्यादा है, तीनों में वो आगे है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, ये मोदीपुरम में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, मोदीपुरम में है। उनकी जो स्टडी है, उन्होंने लगभग 28 क्रॉप्स को स्टडी किया। 28 में से 4 में प्रॉब्लम थी, 4 में केमिकल फार्मिंग आगे थी, 24 में ऑर्गेनिक फार्मिंग आगे थी। तो और जो 4 है उसमें से एक वीट है, और वीट में भी वही दिक्कत है, वीट एंड राइस साइकिल में प्रॉब्लम है। अब वीट और राइस साइकिल करेंगे तो वीट की यील्ड ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रिएंट गजलिंग क्रॉप्स है, ज़मीन से लेंगी, तो वो केमिकल खेती में चल सकती है, हमारे यहाँ तो नहीं चल सकती। मुझे लगता है हिमालयन क्षेत्र की दृष्टि से, मैं तो सचिदानंद भारती जी के पास आता रहा हूँ और लोगों के पास जहाँ जाता रहा हूँ, 2-3 बातें कहूँगा। आप लोग गेहूँ और चावल खाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, हिमालय के लोगों ने। तो गेहूँ और चावल थोड़ा बहुत आपका था, पर गेहूँ तो आपको था ही नहीं। ये कहाँ से गेहूँ घुसा लिया आपने? ये तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मजबूरी थी। FCI के एक चेयरमैन थे पहले, देशमुख साहब, तो मैं उनको मिला, उनके जाके मैंने कहा आप ये खाली गेहूं और राइस जो है, ये 2 चीज़ों को ही संभालते हैं, ये तमाम और डाइवर्सिटी है। फूड में तो बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं, फूड सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं। मतलब जितने लोग बैठे हैं, आप में से कोई ये कहे कि आपके घर में रोज खाली गेहूं और चावल बनेगा और फूड मिल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। रोज दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, 36 तरह के मसाले चाहिए, बहुत कुछ चाहिए आपको। घर रसोई के अंदर जाके गिन के देखिए, लगभग 100-125 चीज़ें मिनिमम चाहिए होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो फूड सिक्योरिटी में सभी आती हैं, पर आपने फूड सिक्योरिटी का बड़ा रिडक्शनिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया, जो मॉडल कहता है कि पैडी एंड व्हीट में ही सब चलेगा। तो इट इज़ अ रॉन्ग मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लीड्स टू अ रॉन्ग मॉडल ऑफ फूड सिक्योरिटी, और उसके कारण ये समस्या खड़ी हुई है। और आज ये हुई है कि आज एक फूड क्षेत्र में भी ट्रिपल तलाक हो गया है। वो क्या ट्रिपल तलाक है? वो ट्रिपल तलाक है फूड, खेती का फूड से कोई रिश्ता नहीं। किसान खेती करता है, सामान उगाता है, बाजार में बेचता है, फूड सारा बाजार से लेता है। फूड ले लिया तो न्यूट्रिशन का फूड से कोई रिश्ता नहीं। फूड खा लिया, पेट भर लिया, मोटा ताजा हो गया, चर्बी वर्बी बढ़ा ली, हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी कर ली, और न्यूट्रिशन के लिए फिर बाजार में जाता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खाता है। उत्तराखंड का मालूम नहीं, पंजाब, वो बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन की जो बेल्ट है उसमें तो वही है। तो खेती का फूड से रिश्ता नहीं, फूड का न्यूट्रिशन से रिश्ता नहीं, ये कहाँ चले गए हम, कहाँ पहुँच गए हैं? तो मेरे भाइयों,
हिमालयन जो रीजन है, पूरा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके नेपाल और अरुणाचल, बाकी जो उधर के राज्य हैं, आपका जो मिलेट्स थे, मिलेट्स आपके अपने थे। तो मिलेट्स को वापस लाना, मिलेट्स को फूड में लाना, तो मुझे लगता है अगर सेवा इंटरनेशनल अगली बारी प्रोग्राम करे तो यहाँ मिलेट का ही भोजन बनेगा, मिलेट का पुलाव बनेगा, मिलेट की खिचड़ी बनेगी, मिलेट की खीर बनेगी, कितनी प्रकार की चीज़ें चाहिए वो सब बन सकती हैं। तो पहले तो आप पंजाब वाला भोजन खा रहे हो, ये जो शाही पनीर है ये भगवान ने पैदा नहीं किया सब्जी के नाते, ये पंजाबियों ने बनाया, तो आपने उसको सब्जी यहाँ पर रोस रहे हो, तो पहले तो फूड ही गलत है आपका, उसमें माफ़ करना जरा उसमें। तो पहाड़ हिमालय का भोजन कराओ तो हिमालय की चिंता करो, ये सीधी सीधी बात है, खरी खरी, इसलिए वो बात करनी। दूसरा मुझे लगता है कि सिक्किम पूरी तरह ऑर्गेनिक हो गया, उसमें भी फूड सिक्योरिटी की दिक्कतें हैं, क्योंकि अभी भी सिक्किम में अपने आप को जो फूड सॉवरेनिटी और न्यूट्रिशनल सेफ्टी की बात करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इन हाउस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए। हमारे बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में तो हुआ ही है, पंजाब के जैसे मैं आया हूँ वहाँ अब थोड़े ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब कैंसर इतना फैल गया तो डरते मारे लोगों को भूत सता रहा, मौत का डर, तो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आए हैं। नहीं तो क्या था, शहर से गांव में सब्जी जा रही है, ये जो प्रचलन हुआ। तो मुझे लगता है सेवा इंटरनेशनल को जो काम करना चाहिए हिमालयन क्षेत्र में, जिन गाँव को अपनाया है, जिन किसानों को अपनाया है, भोजन स्वावलंबी परिवार या गांव, वो क्या होगा, अपनी बगीची में आप उगाओ, बिन जहरों की सब्जी खाओ, और अपनी बगीची बनानी, किचन गार्डन। वो किचन गार्डन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो किचन गार्डन को प्रमोट करना, और उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। और उसके लिए जितना कीट, ये जो बात कर रहे थे सुबह कि वो कीट नियंत्रण ये वो, तो वो इतना है, उसके लिए कीटों को हाथ से पकड़ भी मारा जा सकता है। और कीट साक्षरता नहीं, बहुत थोड़ी सी जगह है, हम तो करवाते हैं भैया, देखिए मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ आपको। दूसरा कीट साक्षरता की इशू है, हम कहते हैं, हमारा मंत्र है कीटस्य ही कीटे नियंत्रणा, कीड़ा ही कीड़े का नियंत्रण का है, मित्र कीट। अरे भाई ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने किया ना बेड़ा गर्क, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे दिमाग में से सब कुछ उसने केमिकल घुसा दिया, कीड़ा देखा तो केमिकल डालो। आप में से किसान परिवारों के कितने लोग होंगे, थोड़ा हाथ खड़ा करो जरा, बहुत लोग हैं। आप में से लेडी बर्ड बीटल ये किसने देखी है, लेडी बर्ड बीटल का बच्चा किसने देखा है? हुआ हालत ये है, लेडी बर्ड बीटल का बच्चा किसान का सबसे, लेडी बर्ड बीटल खुद भी मित्र है, पर लेडी बर्ड बीटल का बच्चा सबसे ज्यादा मित्र है, जिसको एफिडेंट एसिड कहते हैं, थोक के भाव में वो खाता है। वो एक दिन में 300 एफिडेंट एसिड खाता है, 300, और वो देखने में बेचारा बच्चा सुंडी की तरह लगता है, एक कैटरपिलर लगता है। तो किसान जैसे खेत में देखता है, गेहूं की बाली में वो घुस के बैठा होता है एफिड और जेसिड को खाने के लिए, किसान देखता है अरे ये सुंडी आ गई, तो दुकानदार भी कहता है पेस्टिसाइड स्प्रे कर दे। तो सबसे पहले किसान अपने मित्र को मारता है। तो ये जो मतलब साक्षरता चाहिए, कीट साक्षरता चाहिए, तो सबसे पहले सेवा इंटरनेशनल को हिमालयन क्षेत्र में कीट साक्षरता का प्रचार करना चाहिए। उसके लिए हम भी सहयोगी हो सकते हैं और कुछ लोग भी सहयोगी हो सकते हैं। तो लोगों को कीटों का जानकारी, कौन सा मित्र, वैसे हम मित्र कीट शत्रु कीट नहीं कहते, हम कहते हैं ये कीट जो है ये शाकाहारी कीट और मांसाहारी कीट है। जितने मांसाहारी हैं सब अपने दोस्त हैं, क्योंकि वो दूसरे कीड़े को खाते हैं। एक तो ये उसका सिद्धांत है। तो कीट साक्षरता फैलाना ये सेवा इंटरनेशनल को दूसरा करना चाहिए। इसमें कुछ इनोवेशन आपको देखे तो देखे। दूसरा मुझे लगता है प्रसंस्करण की बात अभी हो ही गई है, 2 लोग मुझसे पहले कर गए हैं। प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पे, ये बात करनी पड़ेगी। एफपीओज बनानी चाहिए। और मुझे लगता है अगर मिलेट्स उगाएं और हिमालयन मिलेट्स ऐसा करके एक सुपर ब्रांड, मेगा ब्रांड खड़ा करें, आप गढ़वाल मिलेट्स भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। मिलेट्स आने वाला, मिलेट्स इज दी फूड ऑफ फ्यूचर। जितने अस्पताल हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सारे कह रहे हैं कि कैंसर अस्पतालों को बंद करने का और ओबेसिटी से लेके हार्ट हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र बड़ा हल है, बड़ा हल है, जो एक मात्र नहीं कहूँगा, एक महत्वपूर्ण जो हल है वो है हमारी डाइट को मिलेट्स पे लेके जाना। तो हिमालयन पूरे सिस्टम में आप हिमालयन मिलेट्स एक ब्रांड बनाइए, मिलेट्स को प्रमोट कीजिए,
किसानों को उगवाई को खाएं भी और बेचें भी उसको भी। दूसरा मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाना, इस पूरे क्षेत्र को, अभी मोदी जी की सरकार है, कम से कम ये जो आपने वो नक्शे में जो लगा हुआ है यहाँ भारत का, ये जो जितने राज्य हैं, इन राज्यों को तो ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर ही देना। इनमें दो ने तो अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, सिक्किम ने किया, त्रिपुरा भी उसके रास्ते पे चल रहा है। तो आप इस पूरे क्षेत्र को ऑर्गेनिक बेल्ट डिक्लेयर करो ना, या पेस्टिसाइड बेचना उसको ही बैन करो ना, उसकी दिक्कतें आएंगी। आप शेल्फ ऑफ करो, आप करो कि 5 साल में हम फेज आउट करेंगे, 10 साल में फेज आउट करेंगे, करिए, कुछ कार्यक्रम बनाइए कि 5 साल के अंदर इसको ख़त्म करेंगे। आखिरी जो चीज़ मुझे कहनी है वो ये, यहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, और चाहे जैन साहब पेट्रोलियम वाले हैं, पर जैन साहब वैज्ञानिक हैं। तो मुझे लगता है कि जैन साहब पिछले 50 साल में देश की आज़ादी, उससे पहले भी शुरू हो गया था, हमारे यहाँ वो जो लॉर्ड मैकाले था, उसका भूत अगर कहीं मिलता है तो हमारे विश्वविद्यालयों में मिलता है, वो वहीं लटका हुआ है। तो उससे वो तो उसे पिशाच मुक्ति वो चाहिए, तो पिशाच मुक्ति के लिए कुछ मंत्र पढ़ने पड़ेंगे मुझे लगता है। तो जो मंत्र है, एक तो मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा मंत्र है हिंद स्वराज। वो हिंद स्वराज किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए। हिंद स्वराज वैसे किस किस ने पढ़ी है, कोई हाथ खड़ा करेगा यहाँ? 4। मुझे लगता है हिंद स्वराज तो वैज्ञानिकों को तो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने वो पुस्तक लिखी थी, तो वो बहुत दिमाग के जो है वो बल कस खोलती है, वो ज़रूरी है। आप उससे असहमत हो सकते हो, लेकिन गांधी जी ने जो कहा था वो हुआ। मैं उसका एक एग्जाम्पल, जब मैंने पहली बार हिंद स्वराज पढ़ी, मुझे लगा गांधी जी थोड़ा ज़्यादा ही कारखानों के खिलाफ थे। बाद में पंजाब में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया, तो हमने बीटी कॉटन के विरोध में ऑर्गेनिक कॉटन का प्रचार शुरू किया। ऑर्गेनिक कॉटन किसानों ने उगा ली। अब ऑर्गेनिक कॉटन तो भोजन नहीं है, तो मार्केट में बेचनी पड़ेगी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था ऑर्गेनिक को बेचने का, तो किसानों ने मार्केट में बेचनी शुरू की, तो तंग आगे बेचारे। तो हमने उसको खरीद के धागा बनवाना शुरू किया। 200-250 महिलाओं का ग्रुप बनाया, जो चरखे से धागा बनना शुरू हुआ। तो चरखा, मैं खुद ही बंद हो जाऊंगा जी, 2 मिनट छोड़ दो मुझे अब। और वो धागा हमने बेचा। उसके बाद हमको लगा कि उससे भी काम नहीं चल रहा, तो कपड़ा बनाना पड़ेगा। हमने खड्डी वाले लोग ढूंढने शुरू किए। तो ध्यान में आया, एक गांव में एक खड्डी वाला मिला, उसको काम दिया, तो 8 लोग और आ गए, हमारे पास भी खड्डी है। तो ध्यान में आया, वो पूरी मालवा की बेल्ट, पंजाब की जो कपास पट्टी है, उसमें ढेरों ढेरों बुनकर थे, गांव के गांव बुनकरों के थे। तुमने कहा बंद क्यों कर दिया? तो कहा जी हमने तो खड्डियाँ जला दी, चूल्हे में फूंक दी इसको, चरखे को, क्योंकि कोई रोजगार नहीं था। तो ध्यान में आया उनके पास इतना बढ़िया हुनर था, और आज उसको तो हमने डी स्किल किया, हम स्किल इंडिया चला रहे हैं। और वो सभी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते थे एक समय। मैंने पूछा बुजुर्ग लोगों से, तो उन्होंने कहा हमारे लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, बच्चों की शादी के लिए ये चरखा चलाकर, खड्डी चलाकर ही हम आजीविकोपार्जन करते थे। वो बंद हो गया, आजीविका बंद हो गई उनकी, तो आप उनको मनरेगा की स्कीम दे रहे हो कि आप रोज कमाओ। ये कंट्राडिक्शन है। तो मुझे लगता है उस कंट्राडिक्शन के दिमाग में तो जालियाँ साफ करने के लिए कुछ चीज़ें पढ़नी जरूरी है। मैं 4 किताबों, आपको लगेगा क्यों भाषण दे रहा है, पर मुझे लगता है वो दिमाग के जाले हैं। उससे सेवा इंटरनेशनल को भी आगे का रास्ता थोड़ा दिखेगा, ये लाइट हाउस की तरह समझेगा। एक तो मुझे लगता है डॉक्टर आर.एच. रिचारिया का नाम सबको सुनना चाहिए। वैसे किस किस ने डॉक्टर आर.एच. रिचारिया का नाम सुना है? एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने हमारी खेती का ग्रीन रेवोल्यूशन लाए और हमारी खेती की विविधता को नष्ट किया, मैं तो उनको खलनायक मानता हूं। वो, उनका नाम सब जानते हैं, उनको कोई पद्म भूषण, भारत रत्न भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर रिचारिया, किसान का अगर कोई कृषि वैज्ञानिक था भारत में, तो डॉक्टर आर.एच. रिचारिया थे, जो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के डायरेक्टर थे। आप में से कोई बता सकता है भारत में धान की कितनी प्रजातियां थी कभी, आज से 100 साल पहले तक? और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। एक मऊ की बताइए, पूरे भारत की बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं। 1 लाख वैरायटीज थी भारत में, 1 लाख। और भारत में 1 लाख, इतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी थी। आपने उसको नष्ट किया, कुछ तो अंग्रेजों ने नष्ट किया, कुछ मॉडर्न डेवलपमेंट ने, और रही सही कसर फिर ग्रीन रेवोल्यूशन ने खत्म कर दी। डॉक्टर आर.एच. रिचारिया ने लगभग 40,000 राइस डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी थी, पैडी डाइवर्सिटी थी,
उसको उन्होंने इकट्ठा किया था जर्मप्लाज्म इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और बाद में उसमें भी बड़ी लंबी खेल हुई। मुझे लगता है डॉक्टर R.H. रिचारिया के बारे में आप सभी को पढ़ना चाहिए, और वो एक आगे का मार्गदर्शक है हिमालयन इकोसिस्टम के लिए। एक बात। दूसरा, भास्कर सावे नाम के किसान हुए हैं जिन्होंने 50 साल पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी। इंटरनेट पे उनका एक लेटर मिल जाएगा, ओपन लेटर टू MS स्वामीनाथन बाय भास्कर सावे। भास्कर सावे को गांधी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। भास्कर सावे का एक कथन है जो मैं बार बार बोलता हूं, खेती धंधा नहीं धर्म है। जब धंधा बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, फिर आदमी पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करेगा, जमीन से पानी भी निकालेगा, 1000 फुट तक पानी नीचे चलेगा, दिवालिया भी होगा, आत्महत्या भी करेगा। और जब वो धर्म होता है तो पाप और पुण्य की कल्पना होती है। तो ये अंतर है। तो भास्कर सावे लिख लीजिए जरा, भास्कर सावे का MS स्वामीनाथन के लिए एक ओपन लेटर है, सबको पढ़ना चाहिए। सेवा इंटरनेशनल को उसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, अपने किसानों को पढ़ा तो दिमाग खुलेगा। दूसरा, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी इस समय नहीं रहा, लेकिन फिर भी भारत की खेती की जो बात कर रहे थे, वो अल्बर्ट हार्वर्ड की जो किताब है एग्रीकल्चर टेस्टामेंट, हमें कहीं ना कहीं उसकी बात करनी चाहिए। उसको पढ़ने का समय आ गया है। आखिरी 2 बातें कहूँगा मित्रों, खेती के विषय में अपने देश के ऊपर अभिमान कीजिए। कृषि का सबसे पुरातन ग्रंथ कृषि पराशर से लेकर तमाम चीज़ें भारत में लिखी गई हैं। और एक घटना बता के मैं ख़त्म करूँगा। सर जॉन अगस्टस वाल्टियर को 1880 के आसपास भारत भेजा गया कि आप भारत की खेती के बारे में कुछ सुझाव दीजिए घूम फिर के। तो जॉन अगस्टस वाल्टियर ने देश घूमा, और उसके बाद उन्होंने जो रिकमेंडेशन की, जो पुस्तक लिखी, उन्होंने जो कहा कि मैंने पूरा देश घूमा, भारत घूमा, भारत घूम के मुझे लगा भारत के किसानों को सब आता है, भारत के किसानों से सीखकर ब्रिटेन को अपनी खेती का सुधार करना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। एक बात कही थी, भारत के किसान अगर कहीं पिछड़े हैं तो इसलिए नहीं है कि उनको कृषि का ज्ञान नहीं है, इसलिए कि साधन नहीं है। मुझे लगता है एग्रीकल्चर टेस्टामेंट जो किताब है सर अल्बर्ट हार्वर्ड की, उसमें भी उसी बात को अलग ढंग से कहा गया है। अगर इस हिमालयन क्षेत्र को सस्टेनेबल बनाना है अपने को इकोलॉजिकली, और तो मुझे लगता है कि आपको परंपरागत शिल्प, उसके ऊपर मुझे मालूम नहीं कुछ सत्र आपने रखा नहीं रखा, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पर कुछ बात करनी चाहिए थी, वो कृषि का हिस्सा है। ये अगर होगा तो मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र एक समग्र विकास, जो दीनदयाल जी कहते थे एकात्म मानववादी, वो जो विकास है तो वो विकास हो पाएगा। धन्यवाद।